तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी। कल मैंने जो कहा था कि क्या हम लोगों को वापस अगले हफ्ते यानी मंडे से जो ओरिजिनल कहानी है क्राइम तक की स्टोरीज़ अलग अलग उस पर लौटना चाहिए या कोरोना पे रहना चाहिए। बहुत सारे आप लोगों के मेल आए और यही सुझाव है कि शुरू के 5 या 10 मिनट या आखिर में 5-10 मिनट कोरोना पे अपडेट हो जाए और बाकी पुरानी जो कहानियाँ हैं जो सुनना चाहते हैं आप लोग उसी पे लौटना चाहिए, क्योंकि कोरोना को ले लेकर बहुत सारे लोग अब थोड़े परेशान भी हो गए हैं, थोड़ा डिप्रेशन भी है, थोड़ा सा अजीब भी लगता है। 24 घंटे कोरोना की बातें कर रहे हैं तो मुझे भी ये सही लगा। तो मंडे से 5 मिनट कोरोना या 10 मिनट कोरोना और उसके बाद ओरिजिनल जो कहानी है वो जारी रहेगी। अब आज की कहानी शुरू करूं और लॉकडाउन है, लगातार आप लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। तो इसकी शुरुआत जो मैं अपनी असली कहानी पे आऊँ, आपको ये बताऊँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, आइसोलेशन में रखा गया, उनका इलाज हुआ। हम लोगों ने कभी सोचा कि ऐसे पेशेंट जिनको कोरोना का पॉजिटिव पाया गया, उन्हें पता है कि उन्हें कोरोना हो चुका है, अपने फैमिली रिश्तेदार सबसे दूर एक अलग थलग जगह पे उनको रख दिया जाता है कम से कम 14 दिन। अगर दोबारा पॉजिटिव उनका फिर टेस्ट नहीं होता है तो उनके ऊपर क्या बीतती है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अकेले तन्हा होते हैं। ऐसे 4 लोग दिल्ली से लेकर दिल्ली के बाहर ब्रिटेन तक में, ऐसे 4 पेशेंट जो कोरोना के पॉजिटिव पाए गए, जिनको आइसोलेशन में रखा गया और उन्होंने इस आइसोलेशन के पीरियड को कैसे गुजारा, क्या किया, क्या उसके दिमाग में उस वक्त उनके चल रहा था, क्या बचकर लौटेंगे भी कि नहीं, अपने कभी परिवार से मिल पाएंगे भी कि नहीं। 4 ऐसे लोगों की पूरी आप बीती कहानी आज आपके सामने रखूँगा। उससे पहले लेकिन मैंने कहा कि लॉकडाउन का पालन करें, उसको लेके एक बड़ा अच्छा मैसेज, एक कहानी है। एक बार एक राज्य में ऐसी एक महामारी फैली, बहुत बुरी तरीके से लोग इसका शिकार हुए, लोग मरने लगे। राजा बड़ा परेशान हो गया क्योंकि इसकी जनता देख रहा था कि लगातार तेज़ी से मौत हो रही है और महामारी बढ़ती जा रही है। तो बड़ा प्रार्थना सामर्थ्य दुआएं करने लगा। तभी एक दिन आसमान से आवाज़ आई और राजा से कहा कि तुम्हारे राज्य में एक पुराना कुआं है, अमावस की रात को उस कुएं से अपनी जनता से कहो कि हर घर से 1-1 बाल्टी दूध लाए और उस कुएं में डाल दें। अगली सुबह से ये महामारी खत्म हो जाएगी, लोग मरने बंद हो जाएंगे। राजा ने ये आकाशवाणी सुनी और अपनी पूरी जनता में ऐलान करवा दिया। उसने कहा अमावस की रात हर जो शहरी है, नागरिक है, उसका फ़र्ज़ है कि वो जाए 1 बाल्टी अपने घर से दूध लेकर और उस कुएं में डाल दे। राजा के ऐलान का लोगों ने पालन किया और अमावस की रात सभी उस कुएं पे पहुंच गए बाल्टी में लेकर अपना दूध डालने। उसी राज्य में एक बुढ़िया थी, वो थोड़ी कंजूस भी थी, चालाक भी थी। उसे लगा कि पूरी जो जनता है वो सभी ले जाकर दूध डालने हैं, ऐसे में अगर मैं 1 बाल्टी पानी ले जाकर डाल दूँ तो पता ही नहीं चलेगा कि किसने पानी डाला था और किसने दूध। उसके मन में लालच था। वो बुढ़िया रात को पहुंची और उसने 1 बाल्टी दूध की जगह पानी डाल दिया। लौट आई, सुबह होती है, अगले दिन सुबह फिर महामारी जारी, लोगों की मौत जारी। राजा बड़ा परेशान कि ऊपर से तो आकाशवाणी ये कहा गया था कि अगर दूध डाल देंगे सूखे कुएं में तो ये महामारी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, महामारी अब भी जारी है। वजह क्या है? वजह जानने के लिए वो उस कुएं पे पहुंचता है। जब वो उस कुएं पे पहुंचता है तो देखता है कि उस कुएं में सिर्फ पानी ही पानी है, दूध है ही नहीं। थोड़ी देर के बाद राजा को ये बात समझ में आ गई। हुआ ये कि जब राजा ने ऐलान किया था तो जो सोच उस बुढ़िया के मन में आया था कि इतने सारे लोग दूध डाल रहे हैं, मैं 1 बाल्टी पानी डाल दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, यही सोच पूरी जनता की थी कि इतने लोग आएंगे दूध डालने तो मैं ही 1 बाल्टी पानी डाल दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। और इस चक्कर में किसी ने दूध डाला ही नहीं, सब ने पानी डाल दिया। इस कहानी का मैसेज ये है कि जब ऐसी कोई जिम्मेदारी का वक्त आता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, पूरे देश की जनता के लिए जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है, वो निभा लेगा, अगर मैंने नहीं किया तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं घर से बाहर निकल गया तो क्या हुआ, बाकी पड़ोसी सब तो घर में है ही है, तो भीड़ तो कम होगी सड़क पे। तो हम दूसरों के ऊपर अपनी जिम्मेदारी डाल देते हैं कि वो फ़र्ज़ निभा लेगा, मैंने अगर नहीं भी निभाया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। 130 करोड़ की आबादी है हमारी। बट अगर सोचे कि 130 करोड़ यही सोच ले तो घर में कोई नहीं होगा, सब सड़क पर होंगे। तो इस कहानी का मैसेज यही है कि दूसरों से उम्मीद करने की बजाय हम खुद अपना फ़र्ज़ निभाएं और जो दिशा निर्देश है, जो सरकार का आदेश है, वो हम सब के लिए, हमारे अपनों के लिए, उसका पालन करें। पंडित सतवंत शर्मा ये जालंधर से हैं जिन्होंने ये मैसेज भेजा था। तो पंडित सतवंत शर्मा जी वाकई, बल्कि लुधियाना से हैं ये। आपका धन्यवाद इसलिए कि इस छोटी सी कहानी में बहुत बड़ा संदेश, मैसेज था।
और मुझे लगता है ये आप तक पहुंच गया होगा और इसका मतलब भी आप समझ गए होंगे। अब कहानी 4 ऐसे लोगों की जिनकी ज़िंदगी कोरोना के साथ बीती, उन दिनों में उनके मन में क्या चला, क्या कुछ हुआ, आपके सामने है। पहली कहानी है दिल्ली के जो रोहित दत्ता, उनकी कहानी। ये इसलिए मैंने पहले नंबर पर रखा है कि दिल्ली का जो पहला कोरोना का पॉजिटिव केस पाया गया, ये वही रोहित दत्ता है। और आप लोगों को याद होगा कि रोहित दत्ता वही शख्स थे जिन्होंने एक बर्थडे पार्टी रखी अपने 2 बच्चों के साथ, और 11 लोग उस बच्चे के दोस्त भी थे, उनके बेटे के। ये सभी लोग एक होटल में आए और इन्होंने कोरोना की पार्टी रखी थी, और उसके बाद रोहित दत्ता जो है वो पॉजिटिव पाए गए। इस पूरे फेज़ के दौरान उन्होंने क्या फील किया, कैसे किया, ये उन्होंने बताया। रोहित दत्ता दिल्ली के एक बिजनेसमैन हैं और इनका कपड़ों का काम है। 24 शायद ये बात है फरवरी की, बल्कि 16 फरवरी को रोहित दत्ता अपने 2 सालों के साथ, इनकी वाइफ के दोनों भाई थे जो आगरा में रहते हैं, उनके साथ ये लोग पहुंचते हैं इटली, क्योंकि इटली में साल का सबसे बड़ा लेदर का फेयर लगा हुआ था, चमड़ों के कारोबार का। और उनके जो साले थे दोनों, वो चमड़ों का कारोबार करते थे। तो दोनों साले और रोहित दत्ता ये लोग 16 फरवरी को दिल्ली से इटली के लिए रवाना होते हैं। इटली में ये लेदर फेयर अटेंड करते हैं, उसके बाद वहाँ से वियना जाते हैं, और 24 फरवरी को ये तीनों इटली से फिर वापस नई दिल्ली लौटते हैं। 24 फरवरी की रात को ये दिल्ली लैंड करते हैं। रोहित दत्ता को दिल्ली आने के बाद फीवर होता है। अगले दिन सुबह वो डॉक्टर को जाकर दिखाते हैं, डॉक्टर उन्हें दवा देता है और फीवर ठीक हो जाता है। बात आई गई हो गई। तब तक इटली में कोरोना को लेके इस तरह की ऐसी कोई खबर भी नहीं आई थी कि ऐसी महामारी वहाँ फैल चुकी है। ये बात अभी मैं 24 फरवरी तक की बात बता रहा हूँ। इटली में इसके बाद तबाही और बर्बादी शुरू हुई। तो 24 फरवरी को लौटने के बाद बुखार हुआ, ठीक भी हो गए, वक्त बीता, और फिर इन्होंने 28 फरवरी को इनके बेटे का जन्मदिन था। उस जन्मदिन की एक पार्टी थी दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में, जिसमें 11 लोग, जिसमें इनके दोनों साले, आगरा की फैमिली भी, नोएडा के स्कूल के बच्चे भी 2, जहाँ इनका बेटा पढ़ता था। 28 फरवरी की पार्टी रात को ख़त्म होती है, घर पहुँचते हैं, और रोहित दत्ता को रात को फिर अचानक बुखार चढ़ जाता है। तब तक कोरोना के सारे लक्षण और बाकी चीज़ें भी आ रही थी, और इटली में भी अब 28 तक कुछ केसेस आ गए थे। रोहित दत्ता को लगता है कि वो इटली से लौटें, उनका फ़र्ज़ है, और ये दोबारा बुखार आया। वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि उनके थोड़े से फीवर है और लक्षण वैसे ही है जैसे कोरोना के हैं, तो आप टेस्ट कीजिए। डॉक्टर टेस्ट करता है, और 1 मार्च को टेस्ट के बाद उन्हें कहता है कि आप हॉस्पिटल में अलग एक वार्ड में रुक जाइए, क्योंकि आपके लक्षण जो हैं वैसे ही हैं। उनको रख दिया जाता है। नेक्स्ट डे रिपोर्ट आती है और पता चलता है कि रोहित दत्ता कोरोना के पॉजिटिव हैं। रिपोर्ट आते ही उन्हें फ़ौरन सफदरजंग अस्पताल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और वहाँ एक आइसोलेशन रूम में उनको रख दिया जाता है। अब यहाँ से अगले 14 दिन की रोहित दत्ता की कहानी शुरू होती है। जैसे ही पता चलता है कि उन्हें पॉजिटिव है, पूरा परिवार परेशान, रोहित दत्ता भी घबरा जाते हैं। कोरोना के बारे में सुन चुके थे, उन्हें लगता पता नहीं उनकी ज़िंदगी अब कितनी है, क्या है। इसी खौफ के बीच में पूरा परिवार भी था, और फिर मीडिया में खबर आ गई कि जो लोग उस बर्थडे पार्टी में थे, फिर उनके टेस्ट होने शुरू हुए। सभी की सांसें अटकी हुई थी, क्या होगा, क्या रिपोर्ट आएगी। बट शुक्र ये था कि उन सब की रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो एक अच्छी खबर ये थी। इसके बाद ये हॉस्पिटल में रहते हैं, इनको एक अलग वार्ड में रखा जाता है। एक नर्स, डॉक्टर, अटेंडेंट होता है। पूरे वार्ड में ये अकेले थे। बाहर देखने के लिए सिर्फ एक खिड़की थी, खिड़की भी बंद थी, लेकिन उससे बाहर के नज़ारे वो देख सकते थे। दिन भर में डॉक्टर आते, करीब 3 बार चेक करते, लेकिन डॉक्टर जब आते तो पूरे अपने वो सेफ्टी मेजरमेंट के साथ आते। कपड़े नर्स आती तो भी उसके साथ आती। 2 बार इनके बिस्तर बदले जाते। दवा इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं दी जाती, क्योंकि दवा है भी नहीं, लेकिन नॉर्मल जो चीज़ें थी, कुछ बेसिक फीवर और इसकी दवा दे दी जाती। तन्हाई में थे, अकेले थे, एक एक दिन काटना मुश्किल था, लेकिन फिर उन्होंने अपना दिल मजबूत किया। ये भी डर था कि पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस आइसोलेशन वार्ड में भी मोबाइल काम कर रहा था, टीवी था, तो ये सोशल मीडिया से कनेक्टेड थे, दुनिया की सारी खबरें पढ़ रहे थे, न्यूज़ चैनल भी देख रहे थे, और धीरे धीरे डर भी था। लेकिन डॉक्टरों ने बड़ा ढांढस बंधाया इन्हें, और डॉक्टरों ने कहा कि आप ठीक हो जाओगे, और ऐसा कुछ नहीं है। और जो पॉजिटिव चीज़ें थी कोरोना की, वो सब उनको ब्रीफ करते गए। डॉक्टरों के इस
भरोसा जताने से हिम्मत आई। और फिर दिन भर में चूँकि फैमिली वाले से आप मिल नहीं सकते थे, आप आइसोलेशन में थे, तो वीडियो कॉलिंग के ज़रिए अपने बीवी बच्चों से बात करते, दोस्तों से बात करते, रिश्तेदारों से बात करते, वो सब इनको हौसला देते, हिम्मत बढ़ाते। और इस तरह से इन्होंने एक एक करके दिन काटने शुरू किए। इस दौरान में नेटफ्लिक्स से लेके बाकी जगहों पे इन्होंने फिल्में देखनी शुरू की, चाणक्य की किताब मंगाई, वो पढ़नी शुरू की, अखबार इनको दिया जाता था। तो डॉक्टरों के हौसला बढ़ाने से और सोशल मीडिया के थ्रू इनके वक्त कटते गए। कमरे में जब वक्त मिलता तो 15-20 मिनट के लिए थोड़ा सा कमरे में ही वॉक कर लेते, हालांकि इनको ज़्यादा चूँकि बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। उस कमरे के अंदर जो आने वाले लोग थे वो भी बहुत लिमिटेड, एक डॉक्टर या नर्स जो शिफ्ट में अलग अलग होते और एक सफाई कर्मचारी। इन लोगों ने ख्याल रखा, एक एक करके दिन कटते गए और 14 दिन इस तरीके से कटे। उसके बाद इनकी 2 बार फिर से इनके सैंपल लिए गए और दोनों बार वो सैंपल निगेटिव आया। इस दौरान में जो सबसे जो एक दिन जो गुजरा था सबसे भारी और सबसे ज़्यादा अफसोस इनके लिए, वो होली का दिन था। होली के दिन भी ये सफदरजंग के आइसोलेशन वार्ड में थे और बड़ा अपने फैमिली को, तमाम लोगों को मिस कर रहे थे। लेकिन इनको एक सरप्राइज़ मिला। होली के दिन दोपहर को देश के हेल्थ मिनिस्टर यानी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अचानक वीडियो कॉल कर दिया और रोहित से बात की हॉस्पिटल में, उन्हें विश किया, उनका हौसला बढ़ाया, हिम्मत दी, उनका हालचाल पूछा, इलाज के बारे में पूछा, तबीयत पूछा, और ये चीज़ रोहित के दिल में उतर गई। फिर रोहित को और हौसला मिला। धीरे धीरे वक्त बीता। 14 दिन के बाद 2 जब रिज़ल्ट निगेटिव आए, रोहित को फिट करार दिया गया, कोरोना को मात देकर कि अब वो एकदम आम हम जैसे हैं जिनको कोई कोरोना का संक्रमण नहीं है। और फिर उन्हें घर जाने की इजाज़त दी गई। रोहित एक नया जन्म लेकर एक तरह से वहाँ से निकले, घर पहुँचे। लेकिन उसके बाद भी वो अब तक सेफ्टी के लिए सिर्फ खुद को आइसोलेट किए हुए घर के अंदर भी, ज़रूरत नहीं है तो फैमिली वालों से भी वो पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग रखे हुए हैं। दोस्तों रिश्तेदारों को भी मना है कि मत आओ। और सेफ्टी की वजह से वो अपने आप को एक तरफ से अभी भी अलग थलग किए हुए हैं। और उनका कहना है कि ये बहुत ज़रूरी है, ज़रूरत हो तभी बाहर जाए, और बाहर जाएं तो आप मास्क लगाएं, अगर ज़रूरत नहीं है तो बाहर मत जाएं, एहतियात बरतें, ये उनका मैसेज है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो 14 दिन ने ज़िंदगी में उन्हें सिखाया कि हर छोटी से छोटी चीज़ इंसान के लिए बड़ी कीमती होती है और उस कीमत का एहसास तब होता है जब हम उस दौर से गुजर रहे होते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये उनका कहना है। सिर्फ प्रिकॉशन की ज़रूरत है। सरकार ने अगर कहा है लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, तो उसका पालन करने की ज़रूरत है। तो ये पहली कहानी थी दिल्ली के कोरोना के पहले जो पॉजिटिव केस पाए गए रोहित दत्ता की। और रोहित दत्ता ठीक हो चुके हैं, खुश हैं, खुशहाल हैं, पूरा परिवार उनका खुश है। दूसरी कहानी है साउथ ईस्ट इंग्लैंड की। ये कहानी है कैरन मैनसिंग की। इनकी कहानी थोड़ी और भी इसलिए अजीब है कि कैरन जो है वो 6 मंथ की प्रेग्नेंट थी और 6 महीने हो गए थे। मार्च के 2nd वीक में अचानक कैरन को खांसी होती है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और वो अब तक सब कुछ उन्हें पता था कि क्या क्या सिम्टम है इसके। 6 महीने की गर्भवती कैरन घबरा जाती हैं। फ़ौरन उनके पति जो वहाँ पे सारे कंट्रोल रूम और ये बताए गए थे, फ़ोन करते हैं, सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। घर पे एम्बुलेंस आता है, एम्बुलेंस में कैरन को फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद इनके सिम्टम देखे जाते हैं, इनके टेस्ट होते हैं, मुंह और नाक से स्वैब लिए जाते हैं और फिर पता चलता है कि कैरन जो है वो कोरोना की पॉजिटिव है। अब यहाँ खतरा दो था। एक, कैरन गर्भवती थी, 6 महीने का बच्चा था, ऊपर से कैरन को कोरोना पॉजिटिव। पति के साथ गई थी, पति को भी आइसोलेट कर दिया गया क्योंकि वो घर में साथ रह रही थी। अब उसके बाद हॉस्पिटल में पॉजिटिव पाने के बाद इनको आइसोलेशन वार्ड में अलग से रख दिया जाता है। बिल्कुल एक कमरे में अब वो अलग थलग है। उस कमरे में किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है और इनको कमरे से बाहर जाने की इजाज़त नहीं। कई बार बीच में ऐसा होता है कि सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ़ होती, तो उस वक्त तो ले जाकर ऑक्सीजन सप्लाई शुरू कर दिया था, लेकिन फिर सांस नॉर्मल हो गया, ऑक्सीजन हटा देते हैं। बट इस रहने के दौरान में कई बार ऐसा हुआ कि कैरन को अचानक सांस लेने में तकलीफ़ हुई, तो वो इमरजेंसी अलार्म बजाकर डॉक्टर और जो अटेंडेंट है वहाँ पे उसको इन्फॉर्म करती हैं
लेकिन उनके कमरे तक आने में कई बार मतलब बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता, 5-5, 10-10 मिनट, इसलिए कि जो भी डॉक्टर या अटेंडेंट या नर्स उनके कमरे में आती, उनकी सलाम को सुनने के बाद उससे पहले वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सारे ग्लव्स, कपड़े जो एक डॉक्टर को प्रिकॉशन के तौर पे पहनने पड़ते हैं, उसको पहनने में वक्त लगता था। तो कई बार वो इस तकलीफ़ को झेलती, सांस लेने में मुश्किल आ रही, लेकिन उन्हें पता था कि डॉक्टर और नर्स को भी अपनी जान की फिक्र है, तो वो पूरी तैयारी के बाद ही अंदर आती और फिर उनका इलाज होता। दवाएं उन्हें भी ज़्यादा कुछ नहीं दी गई, बट जब सांस में तकलीफ़ हुई तब तक उनका इलाज किया गया, ऑक्सीजन दिए गए। इस दौरान में किसी भी फैमिली मेम्बर, बाकी लोगों से मिलने जुलने की इजाज़त नहीं थी। आइसोलेशन वार्ड में बिल्कुल अलग थलग थी, किसी से बात करना, किसी से मिलना जुलना, तो एक एक दिन भारी था। लेकिन कैरन के लिए जीने की एक बहुत बड़ी वजह थी, और वो था उनके गर्भ में पल रहा 6 महीने का बच्चा। उन्होंने कहा इस अकेलेपन को, इस बंद कमरे को मैं एक दिन खोल दूंगी, क्योंकि इस बच्चे को मुझे इस दुनिया में लाना है। और उस बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए उन्हें एक हौसला मिला। उन्होंने अकेले इस लड़ाई को लड़ी बंद कमरे में, और उस बच्चे के लिए उन्होंने वो सारी तकलीफ़ें सही जो एक माँ सहती है। और उनके इसी हौसले की वजह से धीरे धीरे वक्त बीता और वो रिकवर होने लगी। करीब इनको 14 दिन से ज़्यादा का वक्त लगा, करीब 20 दिन तक ये हॉस्पिटल में कैरन रही। 20 दिन के बाद फिर इनके टेस्ट हुए, नेगेटिव आए। इनके हस्बैंड को खबर की गई, हस्बैंड आते हैं, कैरन को अपनी कार में बिठाते हैं। पहली बार करीब 20 दिन के बाद कैरन उस कार में, चूँकि खिड़की खुली थी, और उन्होंने बताया कि ताज़ी हवा का एहसास क्या होता है, ऐसा लगता है कि नई ज़िंदगी आई है, एक नई ज़िंदगी का झोंका था वो। और वो अपने हस्बैंड के साथ फिर घर जाती हैं। हस्बैंड ने अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रहा था, मास्क से लेके सब कुछ। घर जाने के बाद कैरन भी अपने आप को फिर आइसोलेट करती हैं उनके कमरे में। उनके आसपास एक तय दूरी के बाद उनके हस्बैंड भी और बाकी रिश्तेदारों को भी आने की इजाज़त नहीं है। और उन्होंने इन 20 दिनों में ये सीखा कि ज़िंदगी कितनी कीमती है और इसको बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। खुशी उनकी इस बात की है कि जो टेस्ट हुए उसमें उनका जो गर्भ में 6 महीने का पल रहा बच्चा करीब 7 महीने से ऊपर हो गया, वो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, और इस संक्रमण से उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। खांसी और उनके सांस की जो तकलीफ़ थी वो अब ख़त्म हो चुकी है, और आइसोलेशन में रहने के दौरान जो कुछ केयर किया गया उसकी वजह से अब पूरी तरह से वो स्वस्थ है। और उनका कहना है कि दुनिया के लिए मैसेज है कि मैं, यह हौसला जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, और अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का, जो सरकार ने कहा, ख्याल रखें तो कोरोना को भी हराया जा सकता है। और आज 6 महीने की गर्भवती कैरन कोरोना को मात देकर अपने घर लौट चुकी हैं। अब इंतज़ार कर रही हैं उस पल का जब उनका बच्चा इस दुनिया में आएगा। ये दूसरी कहानी थी। तीसरी कहानी लंदन की है, और ये कहानी है जेसी क्लार्क की। जेसी क्लार्क की कहानी थोड़ी अलग है। जेसी क्लार्क को एक किडनी की बीमारी थी, और 5 साल पहले उसका एक किडनी रिमूव कर दिया गया, एक किडनी हटा दिया गया। एक किडनी पे वो जिंदा है, और जेसी को पता था कि कोरोना संक्रमण का असर लंग्स पे और किडनी पे ज़्यादा पड़ता है, किडनी फेलियर भी हो जाता है। इसलिए वो अपने आप को बहुत एहतियात से बचा कर रख रही थी। लेकिन एक रोज़ अचानक मार्च के ही महीने में उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, खांसी थी और बुखार था, तीनों लक्षण एक साथ, और तीनों लक्षण कोरोना के। फ़ौरन वो अपने मंगेतर को इसकी खबर देती हैं। मंगेतर हेल्पलाइन वाले को फ़ोन करता है, हेल्पलाइन की टीम, डॉक्टर वहाँ पे एम्बुलेंस लेकर पहुँचती है, और इसके बाद इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जैसे कि हॉस्पिटल में जाने के बाद उनका स्वैब लेकर कोरोना का टेस्ट नहीं किया जाता है। डॉक्टर उनको देखते हैं और बता देते हैं कि जो सारे लक्षण हैं आपके वो कोरोना के ही हैं। और चूँकि हमारे पास इस वक्त लंदन में हालत ख़राब थी, तो इतने सारे टेस्ट करने की अभी सुविधा नहीं है, और भी बहुत सारे पेशेंट हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि आपको कोविड-19 है, और उसी हिसाब से आपको हम आइसोलेशन में रखेंगे। बाहर उनका मंगेतर करीब 6-8 घंटे वेट करता है डॉक्टर का। 6-8 घंटे बाद मंगेतर को बताया जाता है कि ये सारे कोविड-19 के लक्षण हैं, तो इनको आइसोलेशन में रखा जाएगा, आप घर जाएं। उस डॉक्टर को भी हालांकि फिर टेस्ट किया जाता है, जो मंगेतर था, उसकी बाद में रिपोर्ट आती है वो नेगेटिव थी। अब जेसी क्लार्क
अकेले उस कमरे में है और जेसी क्लार्क को ये था कि एक किडनी ऑलरेडी रिमूव की जा चुकी है, एक ही किडनी है, ऊपर से ये कोरोना है, शायद मेरी ज़िंदगी अब बचेगी नहीं। और ये डर, ये खौफ और यही सोच लगातार उन्हें मारे जा रहा था। लेकिन डॉक्टरों ने हिम्मत दिलाई। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, एक किडनी में भी उतनी ताकत होती है जो आपको किसी भी चीज़ से लड़ने की हौसला दे सकता है, शक्ति दे सकती है। तो इसलिए आप ये भूल जाइए कि आप एक किडनी से हैं तो इसलिए कोरोना आपको मार डालेगा, लेकिन हाँ आपकी हिम्मत की ज़रूरत है। डॉक्टर ये दिलासा देते रहे, मंगेतर उधर फ़ोन पे कैरी को दिलासा देते रहे और आखिरकार इन दिलासा देने की वजह से और आइसोलेशन में रहने की वजह से कैरी धीरे धीरे रिकवर होती गई। शुरू में उन्हें ऐसा लगा था कि जैसे आइसोलेशन वार्ड उनके लिए काल कोठरी है, क्योंकि कमरा था, कमरे के पास दीवार थी, दीवार के दूसरी तरफ दूसरा वार्ड था और एक दूसरे से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं थी, कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। गिने चुने 2-4 जो डॉक्टर, नर्स और सफाई कर्मचारी वो आता था। उनकी हालत ऐसी भी थी कि बेड भी है, वो बेड लेटी रहती थी और एक तरफ करवट बदलती, तब बेडशीट हटा के दूसरी तरफ फिर करवट लेती तो वो बेडशीट बदला जाता। 2 दिन वो डर और दहशत की वजह से बाथरूम तक नहीं गई। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, हालात से वो 2-4 हुई, डॉक्टरों ने हौसला दिया और फिर करीब 14 दिन के बाद कैरन को भी स्वस्थ डिक्लेयर किया गया और कैरन को घर जाने की इजाज़त दी गई। कैरन अपने घर पहुंचती हैं। एक नई ज़िंदगी मिली, एक हौसला मिला और सबसे बड़ी जीत ये हुई कि वो एक किडनी के साथ इस जंग को जीता। तो कैरन के दिमाग की गलतफहमी भी दूर हुई। घर में है लेकिन अब आइसोलेशन में, और दुनिया को यही मैसेज दे रही है कि इस वक्त यही इसका एक इलाज है कि आप आइसोलेट रहें। और आइसोलेशन को आप, इनका एक ख़ास चीज़ भी था कि आइसोलेशन को बहुत सारे लोग समझते हैं काल कोठरी ले जाकर बंद कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। आइसोलेशन ही अपने आप में एक इलाज भी है, क्योंकि अभी तक कोरोना का कोई इलाज नहीं है। तो आइसोलेशन से 2 इलाज है। एक, आपको मॉनिटर किया जाता है, आपको रखा जाता है, ज़रूरत पड़ती है सांस उखड़ने की तो ऑक्सीजन दिया जाता है। 2, आपकी वजह से बाकी लोग इससे इन्फेक्टेड नहीं होते। तो आइसोलेशन एक बड़ा इलाज है। हाँ, अकेला रहना मुश्किल होता है, लेकिन ज़िंदगी के लिए 14 दिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती इसकी कुर्बानी देने की। कैरन भी स्वस्थ हो चुकी हैं, वापस अपने घर लौट चुकी हैं, एक नई ज़िंदगी मिली है। लेकिन वो भी अभी खुद को, अपने आप को आइसोलेशन में रखे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि ताकि बाकी और किसी को कुछ ना हो और वो भी दोबारा इन चीज़ों का सामना ना कर सके। ये तीसरी कहानी थी। चौथी कहानी 64 साल के स्टीवर्ट की है। ये कहानी भी ब्रिटेन की है। स्टीवर्ट 64 साल के, बिल्कुल फिट। मार्च में एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में इनकी मीटिंग हुई। मार्च तक कोरोना के बारे में चीज़ें फैल गई थी, लेकिन तब शुरुआत में इन्हें लगा कि ऐसा नहीं है और उस मीटिंग में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। और उसी मीटिंग के बाद, अटेंड करने के बाद 2-3 दिन के बाद स्टीवर्ट को अचानक फीवर आता है। फीवर के साथ उनका सांस फूलने लगता है, सांस लेने में तकलीफ आती है। उन्हें डाउट हुआ, उन्होंने डॉक्टर को चेकअप के लिए कहा। डॉक्टर ने चेक किया, फिर उनका कोरोना टेस्ट होता है, पॉजिटिव पाए जाते हैं। पॉजिटिव पाने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। स्टीवर्ट का कहना है कि वो एक अकेले कमरे में थे और उस कमरे में रोशनी भी कम थी। हालांकि उन्होंने कहा कि शायद रोशनी इसलिए भी कम की गई थी कि ताकि बहुत ज़्यादा रोशनी ना हो तो वो आराम से सो सके, नींद आ जाए। और पहली बार स्टीवर्ट को जब ये पॉजिटिव आया और इस अंधेरे कमरे में गए और उन्हें लगा कि अब कम से कम 14 दिन यही मेरी ज़िंदगी है, यही कमरा मेरी दुनिया है, तो उन्होंने कहा पहली बार मुझे डर भी लगा और ये लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली है और मैं मरने जा रहा हूँ। ये डर, ये खौफ उनको अंदर तक डरा गया। लेकिन यहाँ भी डॉक्टरों ने फ़ोन पे, वीडियो कॉलिंग और बाकी चीज़ों के ज़रिए उनके फैमिली मेम्बर ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने हौसला बढ़ाया। और एक तो एज भी 64 थी, बुज़ुर्गों पे ज़्यादा असर हो रहा था, वो इस चीज़ को ज़्यादा अपने मन में बैठा कर ले गए थे। लेकिन डॉक्टरों और बाकी लोगों के हौसले के बाद स्टीवर्ट ने तय किया कि नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं जीऊँगा और इन 14 दिनों के बाद मैं इस कमरे को अपनी ज़िंदगी बनाऊँगा और इस कमरे में ही अपनी खुशियाँ ढूंढूँगा। और उन्होंने अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट के ज़रिए वक्त काटना शुरू किया और हौसले ने धीरे धीरे कोरोना के इस वायरस को मारना शुरू किया। कुछ दिन के बाद स्टीवर्ट को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई, वो घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ एक आदत अपनी बदली और वो ये कि वो खूब पानी पिएंगे, क्योंकि इससे जो है उनका फेफड़ा और गला ये दोनों पहले की तरह हो सके।
और उनका मैसेज ये है, उन्होंने भी आकर अपने आप को पहले आइसोलेट किया, आइसोलेशन में रखा, फैमिली मेम्बर से भी कहा कि दूरी बना कर रखें, क्योंकि वो एक नया एक्सपीरियंस लेकर आए थे। बट स्टीवर्ट भी अब ठीक है। इन चारों लोगों की सारी कहानियाँ में एक बात और है जो उन्होंने कहा था, वो ये कि लोग जो चीज़ों के बारे में गलत एक तरह से भ्रम फैलाते हैं। एक कहीं पे आया कि कोरोना का टेस्ट जो है वो बड़ा तकलीफदेह होता है। इन लोगों का कहना है कि ऐसा कोई तकलीफदेह नहीं होता है, इसमें कोई ब्लड और बाकी चीज़ें नहीं ली जाती, इसमें सिर्फ आपके नाक और मुंह से स्वैब लिया जाता है और वो बड़े आसानी से डॉक्टर लेते हैं। नंबर 2, आइसोलेशन का मतलब काल कोठरी या कैद, उसमें ले जाकर आपको बंद करके छोड़ दिया जाता है एक तरह से मरने के लिए, ताकि आप दूसरों तक ना पहुंचाए। मतलब ये भी गलत है। ये चीन से खबर फैली थी, पर ऐसा नहीं है। आइसोलेशन में आपकी ख्याल इसलिए रखा जाता है कि कोरोना के पॉजिटिव पाने में सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होती है वो सांस लेने में होती है, तो वहाँ कम से कम ऑक्सीजन मिलता है, और इसीलिए अब ब्रिटेन में ऑक्सीजन की भी कमी होने लगी है। तो आइसोलेशन कालकोठरी नहीं है, आइसोलेशन सज़ा नहीं है, आइसोलेशन एक तरह का इलाज है, बिना इलाज के, क्योंकि वैक्सीन है नहीं, लेकिन जो बेसिक इलाज है। अब आप घर पे हैं, आपने बताया नहीं, डॉक्टर से छुपाया, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आप क्या करेंगे, आप तकलीफ में होंगे। लेकिन अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में हैं, वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड में है और यही सारी चीज़ें हो रही, तो कम से कम ऑक्सीजन मुहैया है, और वो कैद नहीं है, आपकी ज़िंदगी है, बल्कि कोरोना से रिहाई का एक केंद्र है वो। तो इसलिए कोरोना के लक्षण को लोग छुपाए नहीं, सच बताएं। उससे 2 फ़ायदा होगा, एक आप भी सही रहेंगे, आप अच्छे होंगे, दूसरा आप अपने आसपास के लोगों को भी ये वायरस नहीं देंगे। तो कोरोना से जंग जीत कर लौटे ये वो लोग हैं जो क्लियर मैसेज देते हैं कि कोरोना छुपाए नहीं, कोरोना से डरे नहीं, कोरोना से लड़ें, और आइसोलेशन कोई काल कोठरी या कैद खाना नहीं है, बल्कि वो आपके इलाज के लिए एक बेहतरीन जगह है और दूसरों को बचाने के लिए भी एक बेहतरीन इंतज़ाम है। तो ये थी कहानी। ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद ये था कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होनी चाहिए। हम लोग हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं। कोरोना एक तो दिमाग में इतना हावी हो चुका है, लेकिन और दुनिया में अभी तक जो 10.5 लाख केस, उसमें से करीब 3 लाख के आसपास लोग ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, घरों को लौट चुके हैं। तो एक पहलू ये भी है। आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो यूएस की एक यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है, तो आज न्यूज़पेपर में भी था। उन्होंने ये कहा कि इंडिया में कोरोना का असर कम होगा और यहाँ से तबाही कम होगी। उसके जो रीज़न दिया वो ये कि इंडिया में 1962 से ही पोलियो के लिए जो वैक्सीन है वो दिया जाता है हर बच्चे को जो पैदा होता है। तो 62 से लेके आज तक जो भी जनरेशन है इंडिया की आबादी, उनमें से लगभग हर एक को मिल चुका है, और जो ये वैक्सीन ले चुका है उसके ऊपर कोरोना का असर उतना ख़तरनाक तरीके से नहीं होगा जो बाकी के देशों में हो रहा, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया से लड़ने की एक शक्ति है। और उसी रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका, इटली और स्पेन, इन देशों में ये वैक्सीन नहीं दी जाती है और इंडिया में दी जाती है। तो उनकी रिपोर्ट और रिसर्च ये है कि इस वजह से इंडिया में कोरोना का इतना असर नहीं होगा। ये आज ही के न्यूज़पेपर में है, उस रिसर्च पूरी टीम के हवाले से। तो ये भी एक अच्छी खबर है हम लोगों के लिए। तो आज इतना ही। मंडे को आपसे मुलाकात होगी, और उसी वादे के साथ कि शुरू के 5 या आखिर के 5-10 मिनट कोरोना के अपडेट पूरे वर्ल्ड के, देश के आपको देंगे, और अपनी नॉर्मल जो कहानी है, जो मिस्ट्री है, जो अलग अलग क्राइम की दुनिया की कहानियाँ हैं, वो आप तक उसी तरीके से पहुँचाऊँ जो इस कोरोना महामारी से पहले तक हम लोगों का की रूटीन थी जो। तो वादे के मुताबिक मंडे से वैसी ही कहानी का सिलसिला शुरू होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। कल संडे है, कल घर में रहिए, और कल रात 9 बजे, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, हम सभी 9 मिनट के लिए अपने अपने घरों की बत्तियां बंद कर दें। मोबाइल के फ्लैश लाइट हो, दिया हो, मोमबत्ती हो, लालटेन हो, जो भी जहां जैसे इंतज़ाम हो, 9 मिनट के लिए इस रोशनी को भी करके देखें। अच्छा भी लगेगा, क्योंकि एक साथ अगर 130 करोड़ ये सारी चीज़ें करते हैं तो देश की तस्वीर भी थोड़ी सी अलग दिखाई देती है। तो घर पे रहें, घर से ना निकलें। जो कहानी शुरू में बताई है उस पर अमल करें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मंडे आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे। थैंक यू वेरी मच।